आप जिस जमीन पर खड़े या बैठे हो वो जमीन अभी रियल टाइम में एक्सेलरेट हो रही है। क्या आपको फील हो रहा है? नहीं? वेल, गलत। आपको बहुत अच्छे से फील हो रहा है, बस आपको रियलाइज नहीं हो रहा। चलो एक बॉल को नीचे गिराते हैं, जैसे न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते देखा होगा। न्यूटन के हिसाब से ये बॉल नीचे गिरता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल को अर्थ से अट्रैक्ट करवा रही है, क्योंकि न्यूटन के लिए तो ग्रेविटी फोर्स है, याद है। मगर आइंस्टाइन के हिसाब से तो ग्रेविटी फोर्स ही नहीं है, और अगर है तो न्यूटन उसे प्रूव करके दिखा दे कि ये फोर्स क्रिएट कैसे हो रहा है, जो बाय द वे न्यूटन कभी नहीं कर पाए। चलो इसे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं, एक बॉटल की मदद से। इस बॉटल में मैंने चारों साइड से छेद कर दिया है, जिसमें से पानी अभी नीचे गिर रहा है। बट अगर आइंस्टाइन सही है तो जैसे ही मैं इस बॉटल को ड्रॉप करूंगा ये इनर्शिया में आ जाएगा, यानी कि वेटलेस और फोर्सलेस हो जाएगा और पानी का गिरना बंद हो जाना चाहिए। सो रेडी फॉर द टेस्ट। वो पानी बाहर ही नहीं आया, यानी कि वाकई में बॉटल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, क्योंकि फोर्स के बिना देयर इज नो मोशन, और इसीलिए पानी बाहर नहीं आया। सो आइंस्टाइन सही थे आफ्टर ऑल, और इसीलिए आइंस्टाइन बोलते हैं कि बॉल तो नीचे गिर ही नहीं रहा, बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है, और इसे मैं जरूर प्रूफ करके बता सकता हूं। एक और एक बात, जमीन एक दिशा से एक्सेलरेट नहीं कर रही है, बल्कि पृथ्वी के हर दिशा से, और इसीलिए चाहे आप नॉर्थ पोल पर हो या साउथ पोल पर, जमीन एक्सेलरेट करके बॉल से टकराएगी। अब ये चीज सोचने में भी कितनी वियर्ड और इवन स्टूपिड भी लगती है, आउटराइट कॉन्स्पिरेसी थियरी लग सकती है, बट ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन है, जिसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया जा चुका है। इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है, बट मैं आज आपको एकदम आसान सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा आइंस्टाइन की थियरी के सारे मेजर पहलुओं के साथ। देखो, पहले तो ये सुनने में इतना पेचीदा क्यों लगता है कि बॉल नीचे नहीं बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि हमें बचपन से न्यूटन का एक्सप्लेनेशन ही सिखाया गया है, और इसीलिए न्यूटोनियन एक्सप्लेनेशन हमारे लिए कॉमन सेंस बन चुका है, और न्यू आइडियाज हमें एकदम से गुस्सा दिला देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसे झूठ और अनट्रस्टवर्दी परसीव करता है। बट याद रहे, हर वो चीज जो कॉमन सेंस लगती है सच नहीं होती, और इसीलिए तो न्यूटन के लॉज मर्क्यूरी के ऑर्बिट को प्रेडिक्ट करने में बार बार गलत साबित हो रहे थे, यानी कि कुछ तो इनकम्प्लीट जरूर था। सो आइंस्टाइन के लिए जमीन एक्सेलरेट कैसे कर रही है? वेल, ये अर्थ है और उसके अराउंड स्पेस टाइम, जो कि अर्थ के मास की वजह से तीनों डिमेंशन से कर्व या बेंड हो गया है। आइंस्टाइन के मॉडल में सिर्फ मास और एनर्जी ही स्पेस टाइम को कर्व कर सकती है, जो कि E=mc² इक्वेशन के हिसाब से फंडामेंटली एक ही चीज है। अब ये कर्व्ड वाले हिस्से में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वेल, ये कर्व्ड हिस्सा ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसका डायरेक्शन अर्थ की ओर बेंड हो जाएगा। पॉइंट टू नोटिस, सिर्फ उनके पाथ का डायरेक्शन ही चेंज होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जबकि न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग जाता है ग्रेविटी का, और वो पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं। इमेजिन करो एक स्पेसशिप है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर खड़ी है, तो आइंस्टाइन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा होगा? वेल, इस स्पेसशिप को लेकर दो केसेस हो सकते हैं। या तो हमारा स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि उस पर कोई फोर्स है, या फिर वो बस ऐसे ही स्पेस में फ्लोट हो रहा है। केस 1, मान लो वो सिर्फ स्पेस में फ्लोट हो रहा है, यानी कि उस पर कोई एक्सेलरेशन या फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब वो इनर्शिया में होगा, राइट? बट हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। आइंस्टाइन के लिए इनर्शिया का मतलब वो लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में नीचे गिर रहा है। पॉइंट टू नोटिस, स्पेस टाइम में, स्पेस में नहीं। स्पेस और स्पेस टाइम में डिफरेंस है, ये गांठ बांध लो आगे के लिए भी, वरना कुछ नहीं समझेगा। सो सारे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में फ्लोट हो रहे हैं वो लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में फ्री फॉल स्टेट में है, और हमेशा एक स्ट्रेट पाथ बनाते हुए गिरते हैं, जिसे कहते हैं वर्ल्ड लाइन। अब इसे स्पेस टाइम के ग्राफ में देखें कैसे दिखता है। अब केस 1 में, क्योंकि हमारा स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो स्पेस डिमेंशन में आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए वो 100% स्पीड से नेचुरली टाइम डिमेंशन में आगे बढ़ेगा। और केस 2 में, लेट्स से वो स्पेसक्राफ्ट 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट करने लगता है, तो वो स्पेस डिमेंशन में वेलोसिटी गेन करने लगेगा, राइट? और इसीलिए अब उसकी टाइम डिमेंशन में वेलोसिटी या सिंपली स्पीड स्लो होने लगेगी, और यहीं से आता है टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट।
कि स्पेस डिमेंशन में एक्सेलरेट करने से टाइम स्लो हो जाता है। सो यहां पर पॉइंट टू नोट इज, चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड कह लो, हमेशा स्पेस और टाइम डिमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और स्पेस टाइम में वो हमेशा लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करता है। एक पॉइंट टू नोट है कि आइंस्टाइन के लिए एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिविएशन फ्रॉम अ फ्री फॉल। अच्छा, अब सोचा क्या, आइंस्टाइन क्यों बोलते हैं कि हर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में ट्रैवल कर रहा है? क्यों? आंसर कर सकते हो? वेल, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी साइंस के फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ऑफ कोर्स मेरी भी हर वीडियो में मैं टॉपिक के एकदम डेप्थ तक जाकर साइंस को इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं कि चाहे कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड का भी बच्चा क्यों नहीं हो, वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्यूटिवली ग्रास्प कर ले। लेकिन अगर आप IIT JEE या फिर नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें आपको ट्रेन्ड एजुकेटर्स का एक्सपर्ट गाइडेंस भी लगेगा, जिसके लिए अनअकैडमी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहां पर देश के टॉप एजुकेटर्स जैसे नीट के लिए सी पहूजा मैम, अनुपम सर, रक्षिता मैम, और IIT के लिए अरविंद कालिया सर, प्रशांत जैन सर, और दी एडवांस ट्रायो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बैचेस ले रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हर मूवी के लिए अलग से पैसे नहीं देने होते, बिल्कुल वैसे ही अनअकैडमी पर भी आपको सिर्फ 4,499 रुपीज में इन सारे एजुकेटर्स के हर एक बैच का एक्सेस मिल जाता है, ताकि आप जिस भी टीचर से कंफर्टेबल हो, आप उन्हीं से सीख सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हिसाब से अनअकैडमी का सबसे अच्छा ऑफर है, स्पेशली एट 4,499 रुपीज, जिसमें भी आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अनअकैडमी ने कई कूल फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे AI फॉर डाउट सोल्यूशन एंड मच मोर। सो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट अनअकैडमीज IIT JEE एंड नीट सब्सक्रिप्शन। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो डिस्काउंट के लिए, बट हाँ, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब सोचा क्या, आइंस्टाइन क्यों बोलते हैं कि हर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में ट्रैवल कर रहा है? वेल, ये प्योरली इक्वेशन से आया है, क्योंकि लाइट की स्पीड ही हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक की स्पीड लिमिट है। ये लिटरली पूरे स्पेस टाइम फील्ड की मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी है, बिकॉज लाइट पार्टिकल फोटॉन्स मैसलेस होते हैं, इसीलिए स्पेशल रिलेटिविटी में भी लाइट ही वो स्पेशल एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की। केस 2 पर नजर डालना वापस से। लेट्स से इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर अब आप ट्रैवल कर रहे हो। अब ध्यान देना, जब तक आपने स्पेसक्राफ्ट में अपने बूस्टर्स को चालू करके एक्सेलरेशन नहीं दिया, तब तक आप एकदम वेटलेस फील करोगे। एग्रीड? मगर जैसे ही एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, स्पेसक्राफ्ट की जमीन आपके पांव के नीचे आ जाएगी, आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और आपको अपना वेट फील होने लगेगा। अब आइंस्टाइन ने यह प्रूफ किया अपने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के जरिए। किसके जरिए? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के जरिए, कि यही वो ग्रेविटी है जो हम हमारे पृथ्वी पर भी एक्सपीरियंस करते हैं। पॉइंट टू नोटिस, सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम। अगर वो स्पेसक्राफ्ट एग्जैक्टली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगे, तो हमें एग्जैक्टली वैसा ही फील होगा जैसे अर्थ पर होता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि स्पेसक्राफ्ट में अर्थ जितना पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो एक्सेलरेशन हमें ग्रेविटी जैसा फोर्स फील कराता है, बट होता नहीं। और इसीलिए अ बिग पॉइंट हियर इज, जो ग्रेविटी का फोर्स हम पृथ्वी पर फील करते हैं, वो असल में एक इल्यूजन है, काइंड ऑफ फेक। एक्चुअली में अर्थ एक्सेलरेट हो रहा है, और आज तो इस कॉन्सेप्ट के एकदम जड़ तक जाकर ही इसे समझेंगे कि आखिर कैसे हो रहा है। फेक ग्रेविटी और रियल ग्रेविटी में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। अब वापस आते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में। सो जब एक पासिंग स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, तो अब क्या होगा? वेल, उसके सामने एक कर्व्ड पाथ आ जाएगा, जिस वजह से इवन अगर वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करे, तो वो अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन की ओर बेंड करने लगेगा। पॉइंट टू नोटिस, अर्थ उस स्पेसक्राफ्ट पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, बल्कि अर्थ के मास की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर क्रिएट हो रहा है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट खुद अपने फ्री फॉल मोशन में चला जा रहा है। देयर इज नो फोर्स, जस्ट उस ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गया है बिकॉज ऑफ कर्वेचर। अब इस पॉइंट पर आकर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंचे हैं, जिसमें कई लोग मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है दो चीजों के बीच। नंबर 1, ग्रेविटी का दिखाई देने वाला फेक अट्रैक्शन, और नंबर 2, रियल एक्चुअल ग्रेविटी में।
देखो, आइंस्टाइन के लिए पृथ्वी पर जब हम बॉल को नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी उसे 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे नहीं खींच रही, बल्कि एक दूसरा फिनोमेनन टेक ओवर करता है जिसको हम ग्रेविटी समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बीच में बारीक डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कर्वेचर, नंबर 2 ग्रेविटी, नंबर 3 एपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फिर फेक ग्रेविटी। न्यूटन के लिए ग्रेविटी और एपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेम था और इसीलिए न्यूटन ने ग्रेविटी को फोर्स बताया, बट आइंस्टाइन के लिए कर्वेचर और ग्रेविटी सेम है और एपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी जो बॉल हमें नीचे जमीन में गिरता दिखता है वो अलग है, वो बस सिर्फ एक इल्यूजन है फोर्स का, फेक है। इसे हमने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट से समझा था जो आइंस्टाइन ने 1907 में दिया था। अब ये चीज हमारे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट बैठती है ये समझते हैं। हम जो पृथ्वी पर वेट फील करते हैं ना, अगर ये अर्थ के एक्सेलरेशन की वजह से है तो अर्थ सारे दिशाओं से एक साथ कैसे एक्सेलरेट कर सकता है? फट क्यों नहीं जाती पृथ्वी? और यहीं पर हम आ जाते हैं कुछ दिमाग घुमाऊ कॉन्सेप्ट्स पर। इसे ध्यान से ग्रैस्प करना क्योंकि इसकी बारीकियों को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अर्थ के अराउंड जो भी स्पेस है ना, वो वॉर्प यानी कर्व हुआ है, वो एक एरिया ऑफ कंप्रेशन है। मतलब अर्थ के मास द्वारा क्रिएटेड वो कर्वेचर यानी ग्रेविटेशनल फील्ड 4D स्पेस टाइम में अर्थ को अपने अंदर ही कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ब्लैक होल्स कैसे अपने ही मास की वजह से अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाते हैं। अर्थ के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, और सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सो एसेंशियली यहां पर कोई फोर्स ऐड नहीं हो रही, बल्कि स्पेस खुद ही अर्थ के मास की वजह से सेंटर ऑफ मास की तरफ कोलैप्स हो रहा है। बट अर्थ का जो मास है और जो मैटर उसे मास दे रहा है, उस मैटर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन का फोर्स है, और यही फोर्स अर्थ को 4D स्पेस टाइम में कोलैप्स होने से बचा रही है, कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रही है। ब्लैक होल्स के साथ भी तो यही होता है ना, बस सिर्फ ब्लैक होल्स का मास इतना एक्सट्रीम होता है कि यही स्पेस टाइम का कंप्रेशन इतना पावरफुल हो जाता है कि मैटर के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन या कोई भी और रिपल्शन फोर्स उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती और वो अपने अंदर ही कोलैप्स होकर स्पेस में लिटरली एक होल बना देता है। ब्लैक होल बेसिकली वो स्टार है जो खुद को खुद के ही ग्रेविटेशनल कंप्रेशन से नहीं बचा पाया। अब यहां पर एक्सेलरेशन कहां से आता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, स्पेस टाइम कर्व्ड है, राइट? कर्वेचर की ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। कर्व्ड सरफेसेस में 2 पैरेलल लाइंस आपस में मिल जाते हैं, जबकि फ्लैट सरफेस में 2 पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगे। सो इससे होता ही है कि इमेजिन करो 2 ऑब्जेक्ट्स स्पेस से नीचे गिर रहे हैं, एक नॉर्थ पोल से और एक साउथ पोल से। अब उनके गिरने का क्या पैथ होगा? रिमेंबर, आइंस्टाइन के हिसाब से वो इनर्शिया में है, यानी कि उन पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, बस सिर्फ उनका डायरेक्शन कर्वेचर की वजह से अर्थ के सेंटर ऑफ मास की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसी वजह से अल्टीमेटली वो दोनों इनर्शिया में होने के बाद भी अर्थ पर ही गिरेंगे। अब अर्थ का सरफेस तो स्पेस के कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है, जैसे हमने पहले जाना था, बट ये ऑब्जेक्ट्स तो कर्वेचर की वजह से अर्थ के सरफेस से जाके टकरा गए और अब इनका फ्री फॉल यानी कि स्टेट ऑफ इनर्शिया रुक गया। इनर्शिया रुकवाने का फोर्स किसने अप्लाई किया? यहां पर अर्थ ने। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? When force is applied to deviate from the natural free fall or inertia। और इसी वजह से हमारे पर्सपेक्टिव से हम तो फ्री फॉल में हैं, यानी कि इनर्शिया में, बट अर्थ एक्सेलरेट होकर हमसे टकरा रहा है। अब अगर एकदम ऑब्जेक्टिवली देखें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, तो स्पेस टाइम अर्थ के सेंटर ऑफ मास की तरफ कंप्रेस होना चाह रहा है, और इसीलिए इस कंप्रेस होते स्पेस टाइम के साथ हमारा फ्री फॉल मोशन भी अर्थ के सेंटर ऑफ मास की दिशा की ओर जाना चाहता है, बट अर्थ का सरफेस हमें सेंटर की ओर जाने से रोक रहा है। हमारे और इनवर्ड्स कंप्रेसिंग स्पेस के रिलेटिवली आउटवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है, और इसीलिए अगर आप एक एक्सेलरेशन मापने वाला एक्सेलरोमीटर लोगे और जमीन पर लगा दोगे तो ये प्रूफ है कि जमीन वाकई में एक्सेलरेट कर रही है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की गति से। सो ये था एपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो कि फेक ग्रेविटी है, जिसे हम मिस्टेकनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी समझते हैं, बट ये लिंक्ड है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के साथ। एक्सेलरेशन ग्रेविटी का एक इल्यूजन क्रिएट करता है।
अब समझते हैं रियल ग्रेविटी क्या होती है, रियल एक्चुअल ग्रेविटी। देखो, आइंस्टाइन के लिए रियल ग्रेविटी कर्वेचर है और कर्व्ड सर्फेसेस में पैरेलल लाइंस या तो आपस में मिलेंगे या फिर एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे, हमेशा पैरेलल नहीं रहेंगे। सो लेट मी आस्क यू नाउ, अगर मैं एक बॉल को 5 फीट से गिराता हूं, दूसरे बॉल को 10 फीट से और तीसरे बॉल को 15 फीट से गिराता हूं, तो इनके डिफरेंस रेट में एक्चुअल ग्रेविटी का कितना रोल है? वेल, ना के बराबर। और यही है दिमाग चकराने वाली बात जो हजम करना बहुत मुश्किल है। चलो थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझते हैं। जब मैं 5, 10 और 15 फीट से बॉल्स को फेंकता हूं, तो देखते हैं स्पेस टाइम में इसका मोशन कैसे होता है, एक ग्राफ के साथ। सो स्पेस टाइम में ये नेचुरली ऐसे कर्व्ड पैथ्स के थ्रू नीचे गिरेंगे अलग अलग सेकंड्स के बाद। बट नजर डालना, इनके कर्व्ड पैथ्स एक दूसरे से पैरेलल ही है, मतलब इनके गिरने के कर्व्ड पैथ यानी जियोडेसिक्स में एक्चुअल ग्रेविटी, कर्वेचर वाली रियल ग्रेविटी है ही नहीं। अब रियल ग्रेविटी कब आती है पिक्चर में? जब डिस्टेंसेस बढ़ने लग जाएंगे। रियल ग्रेविटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंसेस। सो इमेजिन करो, अब आप 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन फीट ऊपर से बॉल को फेंकते हो। अब जो इनका मोशन होगा ना थ्रू स्पेस टाइम, इनके पैथ्स में अब आपको डिविएशंस मिलेंगे स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से। इनके पैथ्स अब पैरेलल नहीं रहेंगे और ये है रियल ग्रेविटी जो कर्वेचर की वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस में पैथ्स में डिविएशन क्रिएट कर रही है। जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम कर्वेचर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतनी ज्यादा वो एक्चुअल ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेगा। सो यस, अगर आप एक बॉल को 10 मिलियन फीट ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, तो यस, एक्चुअल ग्रेविटी का काफी बड़ा रोल होगा। पर जमीन पर आप जो पुशअप्स मार रहे हो, तो आप अपेरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देख रहे हो, जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में होने और अर्थ के एक्सेलरेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है। बट उसमें ग्रेविटी के कर्वेचर के मैथमेटिक्स ऐड नहीं हुए होंगे। की पॉइंट टू नोट इज, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में होना मतलब रियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस करना नहीं होता। और यहीं पर आइंस्टाइन का मॉडल न्यूटन से अलग हो जाता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस में ग्रेविटी एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करती है जैसे न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया था, एक स्ट्रेट अट्रैक्टिव फोर्स की तरह। बट लॉन्ग डिस्टेंसेस में कर्वेचर की वजह से रियल ग्रेविटी के मैथमेटिक्स ऐड हो जाएंगे और एक्यूरेटली और प्रिसाइसली ऑब्जेक्ट के पैथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए। न्यूटन का ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट एक स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन था, जबकि आइंस्टाइन का एक्सट्रीमली प्रिसाइस। सो या, हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होने के बावजूद भी उसके कर्वेचर से ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज डिस्टेंस कम है। दिस इज माइंड ब्लोइंग, राइट? आइंस्टाइन का ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल येट कंफ्यूजिंग है। बट आई होप आपको न्यूटन और आइंस्टाइन के मॉडल में डिफरेंसेस का भी पता चल गया होगा। सो फाइनली, कौन ज्यादा बड़ा जीनियस है, न्यूटन या फिर आइंस्टाइन? सो देखो गाइस, न्यूटन ने हमें जमीन पर चलना सिखाया, तो आइंस्टाइन ने हमें एहसास दिलाया कि जमीन ही दौड़ रही है। एक ने सवाल पूछा, व्हाट पुल्स द एप्पल डाउन, तो दूसरे ने प्रश्न किया, व्हाट बेंड्स द स्पेस अराउंड। एक ने ब्रह्मांड को एक ब्यूटीफुल सिंक्रोनाइज क्लॉक की तरह देखा, तो दूसरे ने स्ट्रेचेबल फैब्रिक की तरह जो खुद के ही वजन में दब रही है। एक ने हमें गेम खेलना सिखाया, तो एक ने हमें गेम के सारे चीट कोड्स बता दिए। बट असली गेम अभी तक चालू है और हो सकता है अगला खिलाड़ी आप में से ही कोई हो जो इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।